नमस्कार, स्वागत है आपका महापंचायत में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। 15 अगस्त को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार के 15 अगस्त को हम कोरोना से भी आजादी का इंकलाब करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया कोरोना की दवा खोजने में लगी है, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में बाकी देशों से आगे बढ़ चुका है। कोरोना के लिए तैयार हुई कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनकर तैयार है। बस आखिरी परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, यानी पूरी दुनिया जिस कोरोना के दर्द से करहा रही है, उसकी दवा करेगा हिंदुस्तान। महापंचायत में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। धन्यवाद। तो एक मजबूत पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना दे रहा है जो जख्म, भारत लगाएगा मरहम। पंद्रह अगस्त को जो होगा ऐलान, दुनिया कहेगी जय हिंदुस्तान। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से होने वाला एक ऐलान पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर देगा। उस ऐलान के बाद कोरोना के कहर से करा रही दुनिया भारत का गुणगान करती नजर आएगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। दरअसल आईसीएमआर और बड़ी दवा कंपनी भारत बायोटेक ने मिलकर प्रयोगशाला की परखनी में कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का प्रयोग किया है। इसका परीक्षण जानवरों पर पूरी तरह सफल रहा। 7 जुलाई से इस वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और परीक्षण के पैमाने पर ये सभी ट्रायल भी सफल रहे तो पूरी दुनिया को पछाड़कर सबसे पहले भारत की वैक्सीन बाजार में होगी। तब चीन, अमेरिका, जापान और इजराइल सरीखे देश इंडिया को सलाम करेंगे और हिंदुस्तानी टीके से अपनी हालत को ठीक करेंगे। बहरहाल भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने में पुराना तजुर्बा है। इससे पहले भारत बायोटेक कंपनी पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन बना चुकी है। वैसे भी पेटेंट किसी का हो, वैक्सीन के मामले में डंका भारत का ही बचता रहा है। इस बार भी दुनिया के भूगोल पर भारत एक नया इतिहास लिखने से बस 15 अगस्त तक दूर है, यानी इस बार का 15 अगस्त कोरोना से मुक्ति का भी मंत्र लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैनल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, उनका सबसे पहले तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SN यादव हैं, पूर्व CMO हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं, सपा के प्रवक्ता हैं वो, और हरीश श्रीवास्तव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और UC बंसल जी हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे कुछ देर बाद, उनसे भी हम आपकी तारुफ करा देंगे। तो अमिताभ जी, सबसे पहले भारत का डंका बचता हुआ दिख रहा है, जो दुनिया पूरी कोशिश कर रही है, उस कोशिश में भारत एक कदम आगे। देखिए, इसको हम दो तरह से अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि चीज़ें साफ होंगी। दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन्स चल रही हैं, बन रही हैं, उनमें से 70% का निर्माण भारत में हो रहा है। मैं पेटेंट की बात नहीं कर रहा, R&D की बात नहीं कर रहा, निर्माण की बात कर रहा हूं। दुनिया के जो सर्वाधिक उन्नत और समृद्ध देश हैं, वो वैक्सीन खोज भी लेते हैं तो भी उसका निर्माण भारत में ही होता है। 70% से ज्यादा उस कारोबार पर, ग्लोबल उस पर, धरातल पर भारत का कब्जा है। जो विशेषज्ञता भारत को हासिल है उसमें, वो किसी देश को हासिल नहीं, अमेरिका को भी हासिल नहीं।
एक तो भारत का ये प्लस पॉइंट, दूसरा भारतीय मेधा का संकट काल में जो उत्कर्ष होता है ना, वो सामान्य काल में नहीं होता उतना। भारत ने जब जब चमत्कार किए हैं तो संकट काल में किए हैं। सामान्य काल में कई बार हम लोगों को लग सकता है कि ग्रोथ कुछ धीमी है, कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा, कोई बड़ी चीज नहीं आ रही। जब से कोरोना का रोना शुरू हुआ भारत में खास तौर से, तब से हॉस्पिटल में बेड, मास्क, दस्ताना, बिस्तर, वेंटिलेटर, इनके इंतजाम में तो भारत लगा ही। समानांतर उसी दिन से भारत इस इंतजाम में भी लग गया कि भाई सब लोग मिलकर इसकी वैक्सीन भी खोजो। वैक्सीन को लेकर एक सामान्य अनुभव रहा कि 4 से 5 साल मिनिमम लगते हैं वैक्सीन को धरातल पर उतरने में, मतलब रोगी के लगने लायक स्थिति में आने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा जी भारत ऐसा चमत्कार इतनी जल्दी कैसे कर लेगा? नहीं, दुनिया के और 2-3 बड़े मुल्क हैं जहां भी इसकी प्रक्रिया वहां भी चल रही है। इसलिए इतना तय मानिए, कोरोना के लिए वैक्सीन विश्व को भारत से मिले, अमेरिका से मिले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसका एक रिसर्च कर रही है, वहां से मिले, एक जर्मन कंपनी कर रही है, वहां से मिले, ऑस्ट्रेलिया से मिले, लेकिन मिलेगी। वो 4 साल 5 साल वाला युग बीत गया। यही एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि इतनी जल्दी इतने बड़े वायरस के लिए एक वैक्सीन खोज लेना। और हम 135 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात यह कि इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में रेफरेंडम कराइए और पूरी दुनिया की आबादी से एक ही सवाल पूछिए, क्या चाहते हो? कोई ये नहीं कहेगा गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, नौकरी, कुछ नहीं। हर आदमी कहेगा भैया कोरोना की वैक्सीन कहीं मिले तो लाओ। यानी जो मोस्ट डिजायरेबल चीज है विश्व में, उसकी देहरी तक भारत पहुंच गया। भारत की जो शीर्ष सरकारी वैज्ञानिक संस्था है आयुर्विज्ञान के मामले में, जिसके दिशा निर्देश पूरे देश भर के अस्पतालों पर लागू हो रहे हैं कोविड को लेकर, उसने जो चिट्ठी लिखी डॉक्टर बलराम भार्गव ने, उन्होंने यही कहा सरकारी अधिकारियों से, राज्यों के मुख्य सचिवों से, यूटी के प्रशासकों से कि वैक्सीन के वितरण को लेकर एक प्रोटोकॉल तैयार करिए, क्योंकि 15 अगस्त तक इसको जनता को अर्पित करने की स्थिति आ सकती है। मैं नहीं कह रहा कुछ 100% आ जाए, क्योंकि 100% तो इस तरह के शोध में कोई दावा नहीं कर सकता अंतिम नतीजे तक। लेकिन हां, भारत उस उम्मीद की सूर्य की किरण के बहुत करीब खड़ा है। प्रधानमंत्री ने अभी एक बैठक ली थी जिसमें प्रधानमंत्री ने मोटे तौर पर उस प्रोटोकॉल का जिक्र किया जो उनके अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी, फिर उससे नीचे की लेयर में प्रायोरिटी में वो लोग जो ज्यादा खतरे की जद में हैं, फिर तीसरी लेयर में वो लोग जो 65 साल 60 साल से ऊपर हैं, 65 साल से ऊपर हैं, या 10 साल से छोटे बच्चे हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे, और उसके बाद 10 साल से 64 साल तक के बीच की भारत की आबादी। एक कोल्ड चेन मेंटेन हो देश भर में, इसकी तैयारी भारत सरकार कर रही है अभी से। वितरण में कोई विसंगति नहीं आए, कोई संकट नहीं आए, कोई अवरोध नहीं आए, उसके लिए तैयारी कर रही है सरकार। तो सरकार की तैयारियां भी बताती हैं कि ये तैयारियां यूं ही नहीं हैं। अगर वो चीज बहुत दूर होती तो आज से वो तैयारियां नहीं हो रही होती कि जब स्थिति आएगी, जब बरसात आएगी तो छाता खोलेंगे। अगर बरसात 6 महीने दूर हो तो कोई छाता खोलता है क्या? नहीं ना। तो अगर भारत ने छाता खोला है, और वो भी प्रधानमंत्री
के स्तर का व्यक्ति अगर इस तरह की बैठकों को चेयर कर रहा है तो हमें उस परिपत्र पर भरोसा करना है और कामना करनी है कि विश्व को इस बीमारी से मुक्ति दिलाए हिंदुस्तानी टीका। मैं सबसे पहले यूसी बंसल साहब के पास चलूंगा क्योंकि ये मामला स्वास्थ्य विशेषज्ञों का है, हम लोग तो बहुत ज्यादा जानते नहीं। बंसल साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए जिस तेजी से भारत के चिकित्सा जगत के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने सरकार के साथ मिलकर, निजी उपक्रम के साथ मिलकर इस पर शोध किया और इस स्थिति तक पहुंच गए कि ह्यूमन ट्रायल आज से 3-4 दिन के भीतर देश में शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको, अब कितनी दूर हैं हम वैक्सीन से? देखिए, ये निसंदेह एक अच्छी कामयाबी है जी। 9 मई को इनको वायरस मिला लैब बनाने के लिए और इन्होंने जो है वैक्सीन डेवलप करी है जी। अब इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा, जिसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे आप एथिक कमेटी से हॉस्पिटल में आप उसको रिसर्च करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वो सब एक्सपीडाइट हो चुकी हैं और 7 तारीख से इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा। उसमें 100 से 200 वॉलंटियर्स को एनरोल कर रहे हैं, जिन हॉस्पिटल्स को इनको ट्रायल करने का मौका दिया गया है जी। और ये कहा जाता है कि जैसे हम वैक्सीन देंगे उसका मैक्सिमम 28 दिन में इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप हो जाएगा। वो अगर 4 गुने से ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है तो हमारी वैक्सीन सक्सेस हो जाएगी जी। तो अगर हम 7 तारीख को शुरू करेंगे तो 28 दिन 4 या 5 अगस्त को हमको एक डेटा मिल जाएगा कि हमारे इतने वॉलंटियर्स में कितने % ये सक्सेस हुई जी। और सक्सेस होने के बाद इसके डेटा कलेक्शन होने के बाद 15 तारीख तक जो डेडलाइन है उस तक हमें कुछ कामयाबी की सूचना मिल जाएगी। जैसे अगर हमारा क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो हम जिन व्यक्तियों को हमको प्रायोरिटी बेस पे वैक्सीन देनी है तो हम मार्केट में जल्दी आ सकें और उनको वैक्सीन दे सकें। तो ये हमारा समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें पहले बहुत टाइम लगता था, परंतु मौके की नज़ाकत देखते हुए और जिम्मेदारी देखते हुए एवरीबडी इज हेल्पिंग टू गिव बेटर रिजल्ट इन ए शॉर्ट टाइम। एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, अगर मैं उसका नाम सही स्मरण कर पा रहा हूं, हो सकता है गलत भी हो, चूंकि मेरा इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी बहुत सीमित है। सीरम इंडिया शायद, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं। उसके ओनर को आज मैं पढ़ रहा था एक अखबार में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जिस बात की ओर बंसल साहब इशारा कर रहे हैं वो बात शेयर कर दूं, क्योंकि रोज रोज वही विषय बहस में लाना जिनमें रोना पीटना हो, मुझे लगा कभी ऐसी बात बहस भी महापंचायत होनी चाहिए जिसमें देश को अच्छा लगे, देश के लिए एक होप क्रिएट हो। मैं उनको पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े मतलब युवा हैं वो, नाम मैं विस्मृत कर रहा हूं, आज के किसी अखबार में लिख रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपनी रिस्क पर, मतलब अपनी फाइनेंशियल रिस्क पर है वैक्सीन का 50 लाख डोज का उत्पादन कर रहे हैं। सही बात है। सफल असफल बाद में, बोले देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। सब पैरेलल चीज चल रही है, डेवलप। कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात है कि अगर परमात्मा ने चाहा, हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, ऊर्जा और पुरुषार्थ सफल हुआ उस दिन, जैसा बंसल साहब बता रहे हैं 7 तारीख से 28 दिन जोड़ लीजिए, और लगा कि हां भाई परिणाम ठीक है, तब अगर आप प्रोडक्शन में जाते तो फिर 1 महीना लगता, कई महीने लगते, पहले कई महीने लगते थे। एक छोटी सी डोज बनाने में भी 10 लाख की डोज बनाने में भी आपको समय लगता, क्योंकि ये ब्रेड तो है नहीं कि आटा गूंथा और मशीन में डाला और बन गई, उसकी एक प्रक्रिया है। कितनी बड़ी बात है, व्यावसायिक व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा ये देश के लिए उसका भाव है जिसका हम सम्मान करते हैं। और कोई कंपनी होती, सामान्य हालात होते तो वो कहती भाई जब हमको ओके की रिपोर्ट दे दोगे तब तैयार करेंगे, तो हम पैसा लगाएंगे, अन्यथा हम पैसा क्यों लगाएं। शादी होगी कि नहीं होगी, टेंट वाला टेंट क्यों लगा दे, मान लो बारात नहीं आई तब। ये भारत है। एसएन यादव साहब, आप चिकित्सा जगत से लंबे समय से जुड़े हैं, बताइए ये भारत के वैज्ञानिकों के लिए कितने गर्व की बात है, और अगर हमने ये सक्सेस अचीव कर ली अगस्त में,
तो क्या एक यही एकमात्र कामयाबी भारत का चेहरा पूरे विश्व में उन्नत नहीं कर देगी? भारत का माथा बिल्कुल उन्नत कर देगी। हम लोग वैक्सीन बनेगा, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन सक्सेसफुल होगी जी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी। ये बहुत बड़ा टास्क है कि 135 करोड़ जनता को हम इम्यूनाइज करें। कितना समय लगेगा, वैक्सीन कितनी बनेगी, नंबर एक बात। वैक्सीन की इफिशियंसी कितनी होगी कि कोई वैक्सीन इसी तरीके के स्वाइन फ्लू आया था तो हम लोग देखते हैं कि 60 से 70% वैक्सीन ही सफल हो पाती है। हर साल वायरस स्ट्रेन बनता है। ये देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर साल नई वैक्सीन बनेगा, वो ट्रेंड पर है। इसका भी आपका कोरोना का भी वायरस स्ट्रेन बदल रहे हैं, इसके भी ग्लाइकोप्रोटीन जो सरफेस होते हैं वो बराबर बदल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अखबारों में और आर्टिकल्स में। साथ साथ हमको जो प्रधानमंत्री जी के 3 महामंत्र हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ का धोना और मास्क का जी। अगर हम इसको बरकरार रखना होगा बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे 23,000 24,000 केस ठीक है, नहीं वो तो है ही, उस पर तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मास्क जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, डिस्टेंसिंग जरूरी है, वो ठीक है। आज विषय थोड़ा दूसरा है। ठीक है यादव साहब, ठीक है, साथ साथ हाँ, भी जरूरी है। ठीक है। एक चीज यादव साहब ने जो कही उस पर मैं जरूर कहूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। 135 करोड़ लोगों को एक साथ वैक्सीन की जरूरत भी नहीं। 135 करोड़ लोगों में से, रुक जाइए यादव जी, आपकी बात आगे दोबारा आएंगे तब बताइएगा। 135 करोड़ लोगों में जब चरम पर कोरोना है, सब तरफ कोरोना का रोना है, तो कितने लाख लोग संक्रमित हैं भारत में? एक्टिव कितने हैं इस वक्त? 6.5 लाख संक्रमित नहीं, एक्टिव कितने हैं? 4 लाख तो ठीक हो गए। 2 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख आदमी है 135 करोड़ में। 135 करोड़ के सोमवार में वैक्सीन लग जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं, और दुनिया का कोई देश ऐसा कर भी नहीं सकता। इसलिए थोड़ा व्यवहारिक होकर हम लोगों को चिंतन रखना होगा। सर्वाधिक जरूरी क्या है? मैंने आरंभिक बात में ही कही थी कि प्रधानमंत्री ने अभी 5-7 दिन पहले एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी, जिसमें उन्होंने एक प्रोटोकॉल शेयर किया था। यादव साहब ने शायद उसको गौर से नहीं सुना। उन्होंने उसमें 4 स्टेप बताए थे कि वैक्सीन पर पहला अधिकार किस वर्ग का होगा देश में, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार और चौथा अधिकार। यह प्रोटोकॉल है। वैक्सीन बनेगी, इसी प्रोटोकॉल के तहत वितरित होगी। ऐसा नहीं होगा कि हजरतगंज चौराहे पर डब्बा में वैक्सीन रख दी, उठा उठा के भागो और अपने आप लगाने लगो, वैसा तो होना नहीं। अंशु अवस्थी जी, मुझे लगता है जो एक ये कहावत है कि भारत संकट काल में अद्भुत कीर्तिमान रचता है। जब जब संकट आया देश पर, जब अनाज का संकट था भारत पर, अमेरिका के गेहूं से भारत का पेट भरता था, तो भारत ने पूरी ताकत लगा दी खेती में और हरित क्रांति हो गई। जब पाकिस्तान का संकट था, बांग्लादेश का संकट था, तो पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। शास्त्री जी के समय युद्ध हुआ, पूरे देश ने एक समय खाना खाया, अपने जेवर दे दिए, बहू की बिछिया दे दी, अम्मा की टिकुली दे दी दान में। और वैसा ही संकट आज जब कोरोना पर आया, तो हमारी जो वैज्ञानिक प्रतिभा है, मेधा है, उसने भी झंडा गाड़ दिया भाई। इतनी जल्दी ह्यूमन ट्रायल की स्टेज तक पहुंच जाना, यही अपने में बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं अंशुल जी, अंशु अवस्थी जी? बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भारत के हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि विश्व के जितने भी देश हैं, मैं पढ़ रहा था कि अभी सिर्फ जो भारत के अलावा देश हैं, वहां पर सिर्फ आधा दर्जन ही क्लिनिकल ट्रायल के प्राइमरी स्टेज में है, जबकि हम जो ह्यूमन ट्रायल है उसके लास्ट स्टेज में है। यानी अगर ये ट्रायल हमारा सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद हम कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए उतार सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भारत के लिए गर्व का विषय है, भारत के वैज्ञानिकों के लिए गर्व का विषय है, और आईसीएमआर के लिए भी बहुत बड़ा गर्व का विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसका जो वैज्ञानिक पहलू है
वो बरकरार रहेगा तो पूरी तरीके से वैक्सीन, हम कामना करते हैं ईश्वर से कि वैक्सीन सफल ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी आम लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो और हम इसमें आत्मनिर्भर हों। हमको दूसरे देशों पर वैक्सीन को लेकर निर्भर ना होना पड़े। हम स्वयं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा। जी राजपाल जी, हम लोग मोबाइल का चिप भले ही दाएं बाएं से मंगवाते हो विदेश से हैं, और मोबाइल में वो गंदा ना हो, वो लगाने वाला स्क्रीन गार्ड क्या होता है वो भले कहीं से मंगाते हो, चार्जर कहीं से मंगाते हो, लेकिन सच्चाई ये है दुनिया की 70% वैक्सीन हम बनाते, और दुनिया के बड़े बड़े देश जो गोली खा रहे हैं उसका भी 50% से ज्यादा उत्पादन भारत ही कर रहा है। गोली चाहिए थी तो ट्रंप को भी टेलीफोन करना पड़ा कि भाई भारत को कि गोली भेज दो। वो रॉकेट लॉन्चर तो बना रहे हैं लेकिन हमसे बेहतर गोली नहीं बना पा रहे। ये तो गर्व की बात है भाई, अक्रॉस द पार्टी लाइन। राजपाल जी, देखिए अमिताभ जी ये बात सही है और गर्व होना भी चाहिए, और भारत को गर्व है और भारतवासियों पे गर्व है और वैज्ञानिकों पे गर्व है और आत्मनिर्भर, जो हमारा देश पहले से आत्मनिर्भर है। आपने कोरोना कालकाल में भी देखा होगा कि सारे देश के जितने भी किसान थे आत्मनिर्भर थे। अगर सरकार पे डिपेंड होते तो सरकार तो एक दिन में बाजा बच गया था, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। किसान आत्मनिर्भर था, नहीं 70% आबादी किसान ही से जुड़ी हुई है। उन्होंने, और कंपनियों ने तो हाथ खड़े कर दिए, पैसा मांगने लगी, कंपनियां तो बैठ गई। लेकिन हम वैज्ञानिकों को बधाई देते, अपने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देते। लेकिन जी वैक्सीन के लिए मैं बधाई दे रहा हूं, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं है। ये 70 सालों से यहां बड़ी बड़ी, आपने ही कहा 70% काम जो टेबलेट बनाने का या दवाइयां बनाने का काम हिंदुस्तान में हो रहा, ये बीजेपी कार्यकाल में नहीं हो गया। यह 70% जो काम हो रहा है ये बीजेपी ने नहीं कर दिया, ये मोदी जी ने नहीं कर दिया। मोदी जी ने तो ताली और थाली बजवाई थी और मोमबत्ती जलवाई थी कोरोना में। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सही किट, ये तो सरकार के पास है, सही किटें उपलब्ध करा देना। ये तो सरकार के पास काम है कि जो अस्पतालों के गेट पे तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, जिनकी वैक्सीनें बनी हुई हैं, उनको तो इलाज मिल जाए। जिन बीमारियों की वैक्सीनें, दवाइयां बनी, हरदोई में सवाजपुर तहसील में स्वास्थ्य एक मां को लेके गया, आपने भी वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ, तड़प तड़प के चारों तरफ घूमता नहीं। मैं ठीक है राजपाल कश्यप, ठीक है, जिन की वैक्सीन बनी है और हम अपने मैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा, दवाइयां बनी उनका, ठीक बात है राजपाल भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं हरीश जी के पास चलूं उससे पहले एक टिप्पणी करूंगा। कभी कभी हमको ये भूल जाना चाहिए कि हम किस पार्टी के मेंबर हैं। हर वक्त हाय हाय ठीक नहीं, कभी इतने से ही बात करें कि हम भारत के हैं। बाकी लड़ाई झगड़ा रोज चल ही रहा है, बाकी फेसबुक ट्विटर है ही, लट्ठम लट्ठ करो। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनमें बड़े मन से बात होनी चाहिए, और जो भी सरकार होती है, एक बात मैं और कहूंगा अपने मित्र राजपाल जी से, जो भी सरकारें होती हैं, उन्होंने शायद जो अंशु अवस्थी जी के बोलने से पहले मैंने बात कही थी, मेरा मन हमेशा बहुत बड़ा रहता है जिसमें सब लोगों का सम्मान समा जाए। मैंने इंदिरा जी के समय की हरित क्रांति की उपलब्धि बताई, मैंने इंदिरा जी के समय के पाकिस्तान युद्ध पर विजय बताया। वो कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं होता, सपा बसपा का, वो देश का मसला होता है। परमाणु विस्फोट किसी पार्टी का होता है क्या? लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा राजपाल भाई, सरकारों को क्रेडिट देना चाहिए। कहीं गोली नहीं मिली किसी को समय से तो सरकार दोषी है। अगर इंदिरा जी अगर इस बात के लिए दोषी थी कि लोगों का पेट नहीं भर रहा था, तो इंदिरा जी को इस बात के लिए मैं क्रेडिट देता हूं कि उनकी लीडरशिप में देश ने हरित क्रांति कर दी, उसके बाद दुग्ध क्रांति की, परमाणु विस्फोट किया। मैं इतना कंजूस नहीं हो सकता। मैं जब
जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने अपने समय में 20 साल आगे के भारत को देखा और उसकी दिशा में कदम बढ़ाए। तो मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को भी इस बात की क्रेडिट दूंगा। और अगर आपने कहा कि सरकार का योगदान नहीं, तो मैं एक बात बता दूं, अब तक के भारत के इतिहास में चिकित्सा विज्ञान में शोध को लेकर इतनी ह्यूज ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट फ्रॉम पंडित जी टू मोदी जी कभी नहीं दी गई जितनी इस वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने ग्रांट सैंक्शन की कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं, शोध करो। इसलिए ऐसा नहीं होता, क्रेडिट सबको होता है। जो घर का मुखिया होता है उसके माथे यश अपयश दोनों होते हैं ना, तो कभी कभी अच्छी बात करें। हरीश जी, मैं जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, राजनीतिक लोगों के लिए कोई भी मुद्दे हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन जनता से जितनी मेरी बात होती है, हर आदमी यही कहता है कि अमिताभ जी अच्छा बताओ कि सच में वैक्सीन आ जाएगी और फिर निश्चिंत हो जाएंगे। ये 90 दिन बाद के संतरास के बाद एक जो लहर आई है उम्मीद की, आशा की, मुझे लगता है भारत के इम्यूनिटी सिस्टम तो अपनी ये खबर भी बढ़ा देगी थोड़ा बहुत। हिम्मत, वैक्सीन तो आएगी आएगी, हिम्मत तो बढ़ा ही रही ना। लोग कह रहे चलो गंगा पार हुई, अब बहुत दूर नहीं अगस्त। और भारत तो वैसे भी संतोषी देश है, वो कहता ना 15 नहीं 20 को आ जाएगी, लेकिन अब आ ही जाएगी। हरीश जी, गांव देहात में लोग यही कह रहे। नहीं अमिताभ जी, मैं अभिनंदन करता हूं आपको कि आपने एक आशा भरी जो जिसके लिए पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, उस विषय पे आज आपने ये महापंचायत रखी है। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने अभिनंदनीय नेतृत्व को, जिन्होंने 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड से इसे आईसीएमआर को और बायोटेक कंपनी जो दोनों मिलकर ये रिसर्च कर रही हैं, उनको इस पे वैक्सीन बनाने के लिए, इस पे रिसर्च करने के लिए फंड दिया था। और मैं आईसीएमआर और बायोटेक कंपनी दोनों के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने दिन रात लग करके ये महाविनाशकारी जो वायरस है कोविड-19 के नाम से, इसकी एंटीडोट खोज ली और करीब करीब वो उस मुहाने पे पहुंच गए हैं जब ये जनता की जान बचाने के लिए, जनता को एक भरोसा देने के लिए, जनता को सुरक्षा देने के लिए, इस देश और दुनिया के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए वो बाजार में आ जाएगा। मैं ये खबर बहुत प्रसन्नतापूर्ण है और हम लोग सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ह्यूमन ट्रायल, इसका जो लास्ट फेज है ह्यूमन ट्रायल का, उस ट्रायल में ये वैक्सीन पूरी तरह से खरी उतरे और ताकि लोगों की जान की रक्षा हो सके और इस जो डेडली वायरस है इससे लोगों का बचाव हो सके। जी, कुछ कहना चाह रहे थे अंशु जी? मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ इसमें जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब का। जी, अंशु जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर एक ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद बंसल साहब के पास आऊंगा। कुछ सवाल है मेरे जहन में। अंशु अवस्थी। बस अमिताभ जी, मैं 10 सेकेंड लूंगा। मेरा सिर्फ कहना यह था कि सरकार इस पर जो पीएम केयर फंड से देने की बात है, तो सबसे पहले तो यह है कि पीएम केयर फंड में पूरे देश के 135 करोड़ लोगों ने अपना योगदान दिया है। और निश्चित तौर से दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे कोरोना की जांच पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में मुफ्त है, लेकिन भारत में उसका पैसा देना पड़ रहा है। अगर यही वैक्सीन लोगों के लिए मुफ्त मुहैया कराएगी सरकार, सरकारी तो जरूर सरकार की तारीफ होगी। ठीक है अंशु भाई, तो जनता का पैसा मुझे ब्रेक लेना है, फंड में पड़ा ठीक हुआ है। है। मैं 2 क्लेरिफिकेशन देके अंशु जी की बात पर, ताकि देश के सामने तथ्य पवित्र जाए, क्योंकि तथ्य मेरी निगाह में वेद और कुरान की स्थिति के समकक्ष होता है। तथ्य हमेशा पवित्र रहना चाहिए। एक कोई भी सरकार रही हो, राज्य की या केंद्र की, कांग्रेस की, भाजपा की, लेफ्ट की, राइट की, किसी की सरकार रही हो, सरकार का कोई पैसा नहीं होता अंशु बाबू। सरकार का कोई न खाता है न वही है। जो हम देते हैं वही सरकार का पैसा होता है, वो किसी खाते में मान लो। मूल है सरकार का टोटल राजस्व उसकी जनता से ही आता है। एक दूसरा क्लैरिफिकेशन, राज्य
के स्तर पर कराई जाने वाली कोरोना की जांच पूरे देश के हर राज्य में मुफ्त है। 2.5 लाख टेस्ट हुए, सब फ्री तो हुए। लगभग 1 करोड़ के आसपास हम टेस्ट में पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से 1 करोड़ पहुंच गए। 1 करोड़ पहुंच है, जो आज मैं आंकड़ा देख रहा था। 1 करोड़ टेस्ट सरकार ने कराए, राज्यों की सरकारों ने, भारत की सरकार ने। वो 1 करोड़ टेस्ट निशुल्क हुए हैं पूरे देश में। जिन्होंने डॉक्टर लाल के यहां जाके अपना कराया, उसका जो 4,500 था वो भी अब सारे देश में 2,000 से 2,400 के बीच है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन लोगों ने ये कहा कि भाई हम सरकारी सुविधा में नहीं जाना चाहते, उन्होंने, ठीक है, मैंने जब बात शुरू की थी बहस, तो मैंने इसमें जवाहरलाल जी से आज तक के सारे राजनीतिक नेतृत्व को श्रेय देने आया था। ऐसा कौन मूर्ख होगा, और जो होगा वो मूर्ख ही होगा फिर, जो ये कहे कि इस देश की सरकारों ने कुछ नहीं किया। वो मूर्ख है, वो ना समझ है। और या जिसको ये लगता है कि मेरी पार्टी की सरकार ने किया, वो भी मूर्ख है। इस देश में सारी सरकारों ने किया, सारी राज्य सरकारों ने इस देश को बनाया। 135 करोड़ लोगों के साझे पुरुषार्थ का जीवंत रूप है भारत, जिसमें सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस बहुत छोटी चीजें हैं। जब ये पार्टियां नहीं थी तो देश नहीं था क्या? और ये पार्टियां नहीं रहेंगी तो देश नहीं रहेगा क्या? जनता पार्टी खत्म हो गई तो देश खत्म हो गया क्या? मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बना ली तो देश खत्म हो गया क्या? कांशीराम जी ने DS4 से बसपा बना ली तो उत्तर प्रदेश खत्म हो गया था क्या? कैसी बात सब लोग करते हो भाई। बंसल साहब, एक बात डॉक्टर यादव ने कही, उन्होंने एक एप्रीहेंशन बताया कि वायरस रूप बदलता है। ठीक है, मेरी समझ ये कहती है, सच हो, मैंने इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं सवाल के तौर पर, जितने बड़े वायरस दुनिया में आए हैं अब तक, कोरोना फैमिली का ही ये 7वां वर्जन है जो आज है। 6 इससे पहले विश्व में आ चुके, वो भी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वायरस एक बार आ जाए तो पूरी तरह नहीं जाता, आप उससे बच सकते हैं, वायरस भी रहेगा, को एग्जिस्टेंस हो जाएगा। मैं समझना चाह रहा हूं, जहां तक मुझे लगता है, आप बताइए सही लगता गलत, क्या एक बेसिक वैक्सीन बनती है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होते रहते हैं अगर वायरस के रूप स्वरूप बदलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एक बेसिक वैक्सीन बनना। क्या मैं सही सोच रहा हूं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी। ये जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बन रही है ये फिलहाल के लिए सक्सेसफुल होगी। उसके बाद जैसे जैसे इसका वायरस का ट्रांसमिशन होता रहेगा और कुछ रूप चेंज होगा तो वैक्सीन भी उसी तरह से डेवलप होगी दोबारा भी। तो ये वक्त बदलता रहता है। जैसे हम पहले पल्स पोलियो के प्रोग्राम में पोलियो की वैक्सीन ओरल पिलाते थे, अब इंजेक्टेबल पोलियो भी दे रहे हैं उसके बाद के प्रोग्राम के लिए। तो ये मॉडिफिकेशन साथ के साथ मेरे ख्याल से तब मॉडिफिकेशंस में उतना टाइम नहीं लगता होगा ना, जितना ओरिजिनल इनोवेशन में लगता है। ओरिजिनल इनिशिएशन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें समय ज़्यादा टाइम लगता है। जब एक बार वो सक्सेस हो जाता है तो हम एक प्रक्रिया को पहचान जाते हैं, उसके बाद हम उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। जी डॉक्टर यादव, मेरे ख्याल से दुनिया में जितनी भी वैक्सीन आई हैं बड़े वायरस के अगेंस्ट, वो सब इसी सिद्धांत पर आई हैं कि एक बेसिक वैक्सीन बने मौजूदा वायरस के विरुद्ध, और जैसे जैसे वायरस अपना रूप बदले वैसे वैसे दवा में मॉडिफिकेशन होता जाए। जैसे हर साल बदल रहा है तो साल में नई वैक्सीन नया बैच आ जाए, एक साल के लिए वैक्सीन बनती जाएगी और उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ में दूसरी वैक्सीन आ जाएगी ताकि अच्छा से अच्छा प्रोटेक्शन दे सके, अच्छा से अच्छा लोगों को ठीक कर सके। यह बहुत ही बड़ी एक आशा का किरण, क्या कहिए, आशा का सूर्य दिखाई दे रहा है जो पब्लिक के आगे, जिस वायरस के बारे में बहुत कम जानकारियां थी, केवल 6-7 महीने का अनुभव था, और इतना जल्दी वैक्सीन बना देना एक नया कीर्तिमान है हमारे वैज्ञानिकों का। इसका श्रेय टोटल हमारे वैज्ञानिकों का जाता है। क्योंकि भारत ने जिस दौर में BCG का टीका अपने हर बच्चे के लिए अनिवार्य किया था, उस दौर में भारत जैसे देशों में टीका क्या होता है ये भी नहीं पता था। बड़े देशों को छोड़ दीजिए, भारत जैसे आर्थिक स्तर के देशों को। और आज इस पर भी शोध हुआ है कि कोरोना काल में अगर भारत में ये मास ट्रांसमिशन में नहीं गया कोरोना, तो इसके लिए BCG को बहुत हद तक श्रेय दे रहे हैं वैज्ञानिक। और BCG के टीके में भी
कई चरणों में सुधार हुआ, बदलाव हुआ। नाम उसका वही रहा, लेकिन उसके चरणों में सुधार और बदलाव हुआ है। हमारे हाथ पर जब बीसीजी लगा था तो इतने बड़े बड़े निशान जीवन भर के लिए पड़ गए थे। आज जो बीसीजी लगता है वो बहुत सहज रूप में लग जाता है। अंशु अवस्थी जी, हम लोग बड़ा काम जब करें तो उस बड़े काम में देश का स्वर एक होना चाहिए। प्रसन्नता और आह्लाद में एक स्वर से बात सामने आनी चाहिए। नहीं, वैज्ञानिकों की उपलब्धि हो, सेना की उपलब्धि हो, चिकित्सकों की उपलब्धि हो, इंजीनियरों की उपलब्धि हो, कोई अच्छा तकनीकी चमत्कार करे भारत, तो उसके एक स्वर में तारीफ नहीं होनी चाहिए क्या, बिना किंतु परंतु के? बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम तो तारीफ करते भी हैं। हमने आपके ओपनिंग डिबेट में ही कहा कि ये भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में भारत का जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। लेकिन हम तो अनुरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़ा दिल दिखाएं। ठीक बात है। उनको अब ये मानना चाहिए और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा था कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो 2014 के बाद हुआ। ये उसी आईसीएमआर और उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कांग्रेस की सरकारों की सोच थी, जिसकी आज परिणति है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में भारत का कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे भारत का सर ऊंचा किया है। भाजपा के नेताओं को श्रेय देना होगा। पिछली नेताओं, आपने अमिताभ जी बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सभी सरकारों का योगदान है। हम तो कहते हैं कि इससे पहले की जो सरकारें थी उसमें भले वो अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, उनका भी योगदान होगा, कांग्रेस की सरकारों का योगदान है, सभी का योगदान है। लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री भी बड़ा दिल नहीं दिखा पाते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी, राजपाल जी, मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि वो भाजपा के ही प्रधानमंत्री बनकर राजपाल कश्यप जी, कोशिश थी कि भाजपा से निकल कर आए थे, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री यही बनते। पीड़ा आपकी है जो अंशु अवस्थी की है? जी अमिताभ जी, राजपाल भाई, यही पीड़ा आपकी है जो अंशु जी की है? नहीं देखिए जी, नहीं देखिए, पीड़ा की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार, प्रधानमंत्री, जब भी कोई बात हुई देश की तो हमारी पार्टी ने, अन्य दलों ने भी बड़ा दिल दिखा के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हुए। चाहे कोरोना काल में जो भी निर्देश दिए गए सभी पार्टियों ने फॉलो किए। और लेकिन ये केवल फिर सारे देश का पैसा, विधायकों का, सांसदों का, जनता का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, सबने चंदा दिया, सबने दिया, तो कई बार केवल अपना ना दिखा के कि मुख्यमंत्री मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मैं कर रहा हूं। अरे भाई, उनको भी धन्यवाद दे दो जो राजनीतिक दलों ने आपकी मदद की, जो स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की, और सब तरीके से देश के साथ में सब खड़े हैं। और अब ये देश हमारा सदैव खड़ा रहा है, आज नहीं, जब भी जब देश को जरूरत पड़ी है और देश की आन बान शान की बात आई है, देश में जनता और सभी राजनीतिक दल भूल के साथ में खड़े रहे। और चाहे अभी चाइना की बात आई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और दलों ने, सभी लोगों ने समर्थन किया जी। और ये लद्दाख पे जाने के बाद नेताजी पहले भी हुआ है, और ऐसा नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं। नेताजी तो सीमा पे जाके ललकार के आए थे। और चाइना के बारे में तो माननीय नेताजी कई बार बोलते रहे, सबसे ज्यादा बोले होंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ करोड़ों की संख्या हो सकती थी। ये यहाँ कितने को कोरोना आया, कितने को अमिताभ जी चला गया, अब तो लक्षण भी नहीं पता लग रहे हैं। कई कोरोना पेशेंटों से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हमें कोरोना है, और उनकी जांच में निकला है जब कोई जांच कराई, और जांच में भी पैसा लग रहे हैं। लोहिया अस्पताल में भी लिया जा रहा है, पीजीआई में भी लिया जा रहा है पैसा, ऐसा नहीं। लेकिन और 6,48,315 हो गए आज की डेट में। ठीक है राजपाल कश्यप, ये आगे एक मिनट सुनो ना, हम डॉक्टरों को एक मिनट सुनो ना जी। ठीक है, आपकी बात आ गई मित्र। मैं दो बातें कहूंगा, बाकी तो आपने कहा ठीक है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी टिप्पणी का स्वागत है। राजनीतिक दलों की अपनी सीमाएं हैं। एक तो बात मैं कहूंगा, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कबीर ने कहा इंदिरापुरम में
हमारे यहाँ जो पार्षद है वो हमको 3 बार इस दौरान मैसेज भेज चुका कि फला मंदिर में, फला धर्मशाला में, फला सरकारी स्कूल में कोरोना की मुफ्त जांच का कैंप लग रहा है। 3 बार हमारे इलाके में लग चुका, अहिंसा खंड 2 में, इंदिरापुरम गाजियाबाद। वहां जाओ, आपको कोरोना हो नहीं हो, डॉक्टर किसी की स्लिप की जरूरत नहीं, कि बैठो कुर्सी पर, 2 मिनट में वो ले लेते हैं और आपका नाम, नंबर, फोन नंबर, आधार कार्ड नोट कर लेते हैं और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज देते हैं। कहीं पैसा नहीं लग रहा महाराज। एक भारत ने जो 1 करोड़ टेस्ट किए, अरे सुन तो लो भाई, हर चीज में जिरह करना है क्या? आपने अपनी बात कही ना, तब सुन भी लो। ये 1 करोड़ टेस्ट में केवल वो टेस्ट पेड हैं जिन लोगों ने कहा मुझे सरकारी व्यवस्था में नहीं कराना, मुझे मैक्स में कराना है, अपोलो में कराना है, वो पेड हुए। और वो भी सारी सरकारों ने उस रेट को 2000 से 2500 के बीच ला दिया है, सारी सरकारों ने। इसलिए इस बात को मानना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि अंशु जी ने भी उस ओर इशारा किया, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के ही नेता थे, जनसंघ के नेता थे, फिर भाजपा के नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। और मैं मानता हूं भाजपा के सबसे बड़े कद के नेता थे। उन्होंने एक बार लोकसभा में खड़े होकर जो कहा था, उस दिन मैं प्रेस गैलरी में था, उसी का थोड़ा सा अंश मेरी पूर्व की उस पीठिका में आया था। उन्होंने कहा था कि मैं इतना कृतज्ञ नहीं कि ये कहूं कि इस देश में अब तक जो सरकारें रही उन्होंने कुछ नहीं किया, सबने किया है अपनी क्षमता भर। कोई सरकार ऐसी होगी जो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? नहीं ना। भारत का नागरिक ऐसा कोई होगा जो जन्म ले और मर जाए और कुछ भी ना करे? कुछ नहीं तो एक पेड़ ही लगाएगा, कुछ तो करेगा। कौन कह सकता है किसी का योगदान नहीं? इसीलिए वहां उन्होंने शब्द कहा था कि यह साझे पुरुषार्थ का फल है आज जो भारत देखा जा रहा है। और आज भी मैं उसी बात पर कायम। हरीश जी, वर्तमान भाजपा नहीं मानती अमिताभ जी। जी हरीश जी, ये संकट है, इतना ज्यादा राजनीतिक विभेदीकरण हो गया, इतना तीखा डिवीजन हो गया पॉलिटिकल लाइंस पर कि हम कारगिल की लड़ाई जीतते हैं तो उसमें भी फच्चर फंस जाता है। एक बड़े नेता ने ऐसी टिप्पणी कर दी थी, बाद में उन पर मुकदमा हो गया फिर उसी टिप्पणी पर। यह बड़ा दुखद है। और मैं जानता हूं वैक्सीन भी बनेगी तो उस दिन भी हो सकता है ट्विटर पर 4-6 ट्वीट मैं इसे देख लूं कुछ नेताओं के, जो उसमें भी कोई फच्चर लगा दें। उन्होंने वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन वो जो फलनवा को फलाने तहसील में गोली नहीं मिली पैरासीटामोल, उसका जवाब दें वैज्ञानिक। हरीश जी, जी ये संकट तो है देश के सामने इस वक्त। जी जी आईसीएमआर का हम श्रेय पंडित नेहरू या कांग्रेस की सरकार में उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन कांग्रेस को वहीं ये भी स्वीकार करना चाहिए कि भारत की 5000 वर्ग किलोमीटर करीब क्षेत्र चीन के कब्जे में कांग्रेस नेतृत्व के ही कार्यकाल में चली जी। और ये चीन का जो व्यापार आज इतना बढ़ गया जी, ये कांग्रेस की 2005 में भारत का जो जनता पार्टी की जो सरकार है इसी में बढ़ा है। हरीश जी, ये आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा आयात आपके समय में हुआ है। तो चीन भारत से नीचे आपने झूला कर देश को झूला दिया जी। कांग्रेस के लोग को ये दम्भ हो गया है कि भारत की सत्ता उनकी जागीरदारी है, और इसीलिए जब सत्ता से वो बाहर होते हैं तो वो बिना पानी की दम आपको हो गया है। आपकी जो बातचीत है, आपका जो तरीका है कि जो आप कह दे रहे हैं वो सही है। अरे चाइना हमारे घर में घुस के आके बैठा, उस पर बोलो। दम है, कांग्रेस का दम जनता ने तोड़ा है, और हम तो सबके जन की भागीदारी को मानते हैं। ये कांग्रेस का दम नहीं। आप बताओ, चाइना हमारे घर में घुसकर आकर बैठा है कि नहीं बैठा है? ने इस देश को निर्माण किया है,
और 135 करोड़ जनता को इसका ले जाता है। कांग्रेस अपनी जागीरदारी समझती है, वो समझती रहे, उस दम के साथ वो जीती रहे, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। परंतु ये देश 135 करोड़ लोगों का है, इसके निर्माण में 135 करोड़ लोगों का हाथ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस सबको श्रेय देते हैं। तो ये जो इस तरह का हम दम पाल करके कि नहीं कांग्रेस ये समझे कि उसकी जागीरदारी है, ये जनता तय करती है जागीरदारी किसकी। बिल्कुल, तो उम्मीदें यहाँ पर रखी गई हैं और जिस तरह से पार्टियां, हालांकि देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं इनको लेकर कहा जाता है कि दवाई कहीं ना कहीं सरकारों को लेकर अपने पक्ष में नहीं रखनी चाहिए। ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का जो फल है वो उन्हें मिल रहा है। अंत में इस चर्चा को लेकर एक कंक्लूजन आखिर में अमिताभ सर आपसे हम चाहेंगे। आपने जैसे कहा कि संकट काल में हमेशा से हिंदुस्तान ने अपने आप को साबित किया है, नमस्ते को स्वीकारा है पूरी दुनिया ने, और अब शायद इंतजार दुनिया को कोवैक्सीन का है, यानी कि आगे फहरिस्त और भी लंबी है इसकी। जी, अगर वैक्सीन को छोड़ भी दें तो एक और नई बात मेरे जहन में आती है, जिसमें मुझे लग रहा है सारे राजनीतिक दल एक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई समस्या पार्टियों की नहीं है। दवा के अलावा जो कुछ कोरोना से बचने के लिए जतन हो सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के, वो भी भारत के अलावा विश्व के किस देश से आए? अमेरिका योगा कर रहा, गोरा भी सुबह सुबह चटाई पे लेट के करा, इसी से सांस ठीक आएगी। जो पतंजलि दे गए 5000 साल पहले, और उसके बाद के भारत के योगाचार्यों ने जिसका विश्व भर में प्रचार किया, वो ग्लोबल प्रॉपर्टी हो गई। कोरोना में काढ़ा, उदयपुर में एक सर्वोदय सेवाश्रम या गांधी सेवाश्रम है, उनको विदेशों से मशीनें मंगानी पड़ी, उनका काढ़ा दुनिया के मेरे ख्याल से 50-60-100 मुल्कों में जा रहा है, बना नहीं पा रहे। हाय हाय मची हुई है कि काढ़ा भेजो, काढ़ा भेजो। ये कहां से आया? ये हमारी दादी नानी की रसोई से आया। ये नमस्ते, कई देशों के प्रधानमंत्री को मैंने देखा वो ऐसे करने लगे। ये किसने दिया? भारत ने दिया। 3 चीजें तो मैंने गिना दी जिन्होंने कोरोना की दवा के ही रूप में काम किया है। प्राणायाम ने आपके श्वसन तंत्र को साधने में मदद की है। काढ़ा ने आपको वात, कफ और पित्त को संतुलित रखा है। आप बता दीजिए। और जिन देशों में हमारे यहां तो हाथ धोने की परंपरा धार्मिक तौर पर भी थी, सामाजिक तौर पर भी थी, गोरों में बड़ी समस्या थी, वो साप्ताहिक आधार पर हाथ धोते थे और नहाते तो पखवाड़े में थे, क्योंकि ठंडा मुल्क था। और कई चीजों में वो कागज का भी इस्तेमाल कर लेते थे, नैपकिन का। भारत में तो ऐसी गलती कोई नहीं करता। अब वो भी करने लगे जो हम करते हैं। ये भारत ने दिया। भारत समृद्ध कम हो सकता है, लेकिन विश्व के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट आया, इससे पहले स्पेनिश फ्लू 100 वर्ष पहले की घटना है। 100 वर्षों के इतिहास में यह सबसे बड़ा संकट है ह्यूमन रेस पर, मानव सभ्यता पर। उसमें अभी तक 3 चीजें पूरे विश्व को आकर्षित कर रही हैं, और वो तीनों चीजें भारत की मिट्टी से गई। वैक्सीन चौथी चीज होगी, चौथी चीज होगी वैक्सीन। और एक बात मैं कहूं, सारे दलों से कहूंगा, हम अपने बाबा के कुछ निर्णयों से असहमत हो सकते हैं कि भाई उन्होंने फलानी जगह खेती क्यों ली, फलानी जगह ले लेते मलिहाबाद में तो उसका रेट कितना बढ़ गया होता। हो सकता है अपने पिता के कुछ निर्णयों से असहमत हो सकते हैं, अंशु अवस्थी, राजपाल भाई, हरीश जी में या बंसल साहब, यादव जी, कि भाई अगर उन्होंने बताया प्रतापगढ़ में जमीन ले ली और नोएडा में लेते तो 15 करोड़ की हो जाती। हो सकता है मैं असहमत हूं, लेकिन असहमति को एक क्षण के लिए किनारे करिए और फिर देखिए कि आपके पिता ने आपको बनाने में कितना तपस्या की, आपके बाबा ने आपके परिवार को बनाने में कितनी तपस्या की, आपकी मां ने कितनी तपस्या की। ये सरकारें भी वही हैं, ये परिवार के मुखिया हैं। कोई सरकार, किसी सरकार का मुखिया ये चाह सकता वो किसी दल की हो कि मेरे समय में उन्नति ना हो,
मेरे समय में प्रगति ना हो, मेरे समय में लोग कष्ट में जिए। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। ऐसा पापी कौन होगा? इसलिए बड़ा मन रखिए। चुनाव के समय 3 महीने तय कर लीजिए कि भाई 3 महीने कटाजुज करेंगे आपस में, तू मैं कहते हैं कि 3 ही महीने रखिए, लंबा नहीं। हर वक्त आलोचना भी वितृष्णा पैदा करती है, एक खिन्नता पैदा करती है देश में। और मैं सच्ची बात बताऊं, आप लोगों को तो लोग पहचानते हैं कि आप लोग नेता हो, तो आपसे वैसी बात नहीं कहेंगे। मुझसे कहते जो राजनीति से जो देश में खिन्नता और वितृष्णा आ रही है राजनेताओं से, उसके मूल में ये कारण है। देश चाहता कभी एक होके भी बात करो। ये कोरोना की लड़ाई कौन कह रहा है कि कोई सरकार लड़ सकती है अकेले? किसी सरकार ने ये कहा भी नहीं, न केंद्र की सरकार ने कहा, न किसी राज्य की सरकार ने कहा, जहां अलग अलग दलों की सरकारें हैं, ये गठबंधन की सरकार है। सब कह रहे हैं भाई जनता को सलाम, जनता का आभार, जनता लड़ रही है। और सरकार कोई आसमान से आती है मेरे दोस्त, सरकार भी तो हमारे बीच से आती है। हरीश जी हमारे परिवार से, अंशु अवस्थी जी हमारे परिवार से, राजपाल कश्यप जी हमारे परिवार से। ये लोग दूसरी प्रजाति के नहीं है ना। आईसीएमआर हो, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं भारत की जिन पर विश्व को गर्व, विश्व भी आश्चर्यचकित होकर देखता है संस्थाएं। भारत के इलेक्शन कमीशन का दुनिया में जितना मान है, उतना मान अमेरिका के, ब्रिटेन के इलेक्शन कमीशन का भी नहीं। ये भारत ने तय किया ना। एक स्वस्थ मजबूत जुडिशरी भारत ने तय किया। सैन्य हस्तक्षेप से मुक्त निर्बाध चलने वाला लोकतंत्र, ये भारत ने तय किया ना। वरना पड़ोस में देख लो, रोज जूता चल रहा है, कभी प्रधानमंत्री को बंद कर लेते, कभी राष्ट्रपति को पटक के मारते, हो रहा है ना। ये सब चीजें गर्व करने लायक है। और मैं तो कई बार बहुत प्रसन्न हो जाता हूं जब अतीत में जाता हूं। 1970 का भारत देखिए, फिर 80 का देखिए, फिर 90 का देखिए, फिर 2000 का देखिए, 2010 का देखिए और 2020 का देखिए। प्रगति समझ आ जाएगी। जो लोग ये कहते भारत ने प्रगति नहीं की, वो ना समझे या उनकी आंखों में मोतियाबिंद है। हमने 70 का भारत देखा, 80 का भारत देखा, 90 का देखा, 2000 का देखा, 2010 का देखा, 20 का देख रहे हैं। कभी हम सोच सकते थे कि ऐसा टेलीफोन होगा जो चलते फिरते इसमें फोटो भी आएगी, बात करेंगे? सोच सकते थे? कभी सोच सकते थे कि करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान के लोग जहाज में चलेंगे? नहीं सोच सकते थे। 1980 में भी नहीं सोचते थे, नहीं सोचते थे। कभी हम सोच सकते थे कि भारत की बृहत्तर आबादी वाहन अफोर्ड कर लेगी? नहीं। हरीश जी ने देखा होगा, यादव जी ने, बंसल जी ने, और मैंने भी देखा है नंगे पांव चलते हुए भारत को। साइकिल को ऐसे धो के चमकाया जाता था देश में जैसे मर्सिडीज खड़ी हो, साबुन लगा के 1 घंटा लगाते थे उसको चमकाने में। उसके आगे फुंदना टंगवा लेते थे ताकि सुंदर लगे। क्या वो देश नहीं देखा हमने? कभी सोचा था? विदेश में जाइए, वहां की चकाचौंध देखिए, और हिंदुस्तान के जो बड़े शहर हैं उनको रात में घूम लीजिए, आप अंतर नहीं जान पाएंगे। ऐसा भारत सोचा था कभी? कायमगंज, गंज डुंडवारा, मऊरानीपुर, बबेरू, बांदा, पटरौना, कुशीनगर, क्या था? कैसा भारत था? इतने बड़े अस्पताल कभी सोचे थे हम लोगों ने? मुझे प्रसन्नता होती है, मैं निराशावादी नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने देश को बदलते देखा है हमारी पीढ़ी ने, इसलिए मैं नौजवान लोगों से भी कहूंगा, निराशा में मत जाइए। कंप्यूटर आया था, बड़ी हाय हाय हुई थी कि देश बेरोजगार हो जाएगा। आज आईटी सेक्टर में ही दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लोहा भारत का चल रहा है, सिक्का चल रहा है, तो वो 2 क्षेत्रों में, चिकित्सा और आईटी। बताइए, ये छोटी उपलब्धि है। हमारे घर के बच्चे तो हैं जो वहां हैं।
इसलिए मैं कहता हूं ये क्षण गर्व का है, उत्साह का है। आइए अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करें, अपने देश के नेतृत्व पर गर्व करें, अपने देश के 135 करोड़ लोगों पर गर्व करें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो उम्मीद है, जो मेहनत है, जो प्रयास है भारत का, वो हमेशा सफल रहा है और एक अच्छी खबर जल्द से जल्द आने वाली है। बस उम्मीद कीजिए कि 7 जुलाई को जो ह्यूमन ट्रायल कोवैक्सीन का होगा वो सफल हो पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।